लाइव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास होगी? अरे क्लास क्यों नहीं होगी यार? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम निवास कुमावत, अवधेश गुड मॉर्निंग। रीमा प्रधान गुड आफ्टरनून। सर बोल रही है रीमा। सर दिख रहे हैं आपको? आज सर की क्लास है क्या? हरियाणा पंचकुला से हूं। ओके चलो अच्छा है। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विवेक कह रहे गुड मॉर्निंग मैम, मुझे आपसे एक क्वेश्चन था। ओके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संजीवन कुमार कह रहे हैं झारखंड स्टाइल में जौहर। मैम जौहर का आई डोंट नो मीनिंग क्या होता है। मैम मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है। ओके मैम जी प्रणाम प्रणाम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतने सारे गुड मॉर्निंग आ रहे हैं। चलो चलिए तो अब हम अपना क्लास स्टार्ट करें। क्लास में जहां पर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया है आज की क्लास में। मैम मैंने 16-17 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद भी सीडीएस में नहीं हुआ। बहुत उदास हूं मैम, क्या करना चाहिए? बेटा एक होता है पढ़ाई करना, एक होता है स्टडी करना, एक होता है स्मार्ट स्टडी करना। आप बस ऐसे ही, आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12-13 घंटे तक पढ़ते रहते हैं फिर भी उनको कुछ पेपर में कुछ उनसे होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम के सबसे पहला आपके पास उसके कम से कम 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए आपके। फिर आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चाहे वो जीएस पढ़ रहे हैं, चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं। फिर जो प्रीवियस ईयर के जो आप देखिएगा कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसका वेटेज ज्यादा लग रहा है आपको, उसको अलग लिखिए कॉपी के अंदर। आंटी को बोलिएगा पानी दे एक गिलास। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि ये जो आपने जो देखा है ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर, फिर कम वेटेज वाले, फिर कम वेटेज वाले। अब आपको इसमें से चूज करना है कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आप में से कौन सा चैप्टर है जो आपके एक बार में पढ़ने से समझ में आ सकता है। उस चैप्टर को पढ़ो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस बुक लाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो ही आपका कुछ हो सकता है। वरना ऐसे तो आप 16-17 घंटे पढ़ते रहेंगे और फिर भी कुछ नहीं होता है। मैम मुझे एनटीपीसी में क्रैश कोर्स करना है, तो बिल्कुल आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून अशोक, गुड आफ्टरनून सुनीता, हेलो। चलिए तो मैंने आपका साइटोलॉजी चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। हाँ जी चलिए तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आज का जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, हाँ आज का जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों वो है हमारा, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन। हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लिखेंगे अपने कॉपी में ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमंस का न्यूट्रिशन कैसे होता है, आप क्या क्या खाते हैं, आज न्यू चैप्टर। यस मैम सेल कंप्लीट हो गया क्या? यस सेल कंप्लीट हो गया, 4-5 क्लास लगी है कंप्लीट करने में, ठीक है। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव पोषण। मानव पोषण। अब हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैम साउंड साफ नहीं आ रही है, साउंड इज ओके, तो प्लीज ये तो बिल्कुल सही है यहाँ से साउंड। आप अपना एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर ले। मैम पटना में कब आ रहे हैं? पटना में आएंगे हम 6 ऑफ दिसंबर को आएंगे। मेरा नाम लीजिए, मैं आपका नाम ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, आपके नाम में 4 चांद लग जाएंगे क्या? चलिए फिर भी ले लेती हूँ, रविंदर कुमार सिंह। मैम मुझे आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स लेना है, तो आप ले सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स, ठीक है। चलिए तो आज हमें पढ़ना है ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव का पोषण।
अब इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें, मैम एनटीपीसी एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा क्या? किस बैच की बात कर रहे हैं आप? बैच कोड लिखा करें जिस बैच की बात करें आप, ठीक है। मैम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल नहीं करवाया बच्चों, यहाँ पर मैं तीसरी क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, जो मैं एक एक चीज बताऊंगी आपको, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जितना मैंने आपको समझाया है आप सेल में इतना याद करो, बहुत है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है। मैं अगर आपसे बात करूं यहां पर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं, है ना? हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारे बॉडी में हम मैम खाने में हम कुछ एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, ताकि उस एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट से क्या मिले, हमें एनर्जी मिले, हमारी सेल्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज हैं वो काम करें, ठीक है। तो यहां पर बात आती है कि न्यूट्रिशन होता क्या है, तो आप लिखेंगे न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? इनटेक ऑफ फूड, intake of food as a 2 फरवरी को एग्जाम है सीडीएस का, तब तक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए लिखेंगे आप इनटेक फूड यूज्ड एज ए एनर्जी सब्सटेंस, इनटेक ऑफ फूड एज ए एनर्जी सब्सटेंस, as a energy substance is known as substance is known as nutrition, is known as nutrition। कहने का मतलब क्या हो गया? ऊर्जा बनाने के लिए लिए गए पोषक तत्व साउंड सही से नहीं आ रहा है, यस साउंड तो सही है। चलिए देखिएगा यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या होता है, तो मैम हम जो खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी बनाने के लिए। तो एनर्जी बनाने के लिए जो भी आप न्यूट्रिएंट लेते हैं, आप जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको इनटेक करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? वो पोषण कहलाती है। कहने का मतलब है जो भी हम बाहर से खाने की फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन न्यूट्रिएंट को इनटेक करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? वो न्यूट्रिशन कहलाता है। और ऐसे जो सब्सटेंस जो यूज लिए जाते हैं खाने में, उनको आप क्या बोलते हो? उनको आप न्यूट्रिएंट बोलते हो, उनको आप पोषक तत्व बोलते हो। तो हिंदी में क्या हो जाएगा कि मैम हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए हमारे जो कोशिकाएं हैं, मैंने पढ़ाया है आपको सेल वाला चैप्टर कि हमारा जो सेल है उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, सेल काम करती हैं, और काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा, एनर्जी चाहिए होती है। तो जो भी हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को रिलीज करवाने के लिए बाहर से हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन न्यूट्रिएंट को इनटेक करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन या पोषण कहलाती है। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऊर्जा बनाने के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, और ऊर्जा बनाने के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो हमें यहाँ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? मानव का न्यूट्रिशन, कि हम क्या क्या न्यूट्रिएंट खाते हैं, हम खाने में क्या क्या खाते हैं और किससे कितनी एनर्जी मिलती है, और किसकी कमी हो जाएगी तो कहां पर क्या हो जाएगा। देखो मैम हम खाना क्यों खाते हैं? देखो हमारे बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इनटेक होता है। इनटेक का मतलब होता है आपने खाना खाया, मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं क्या करूंगी? दूसरा प्रोसेस उस खाने का क्या होता है बच्चों? डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है। आपने खाया, आपने राइस खाया, आपने चपाती खाया, है ना? आपने क्या खाया? आपने राइस खाया, आपने चपाती खाया, आपने फ्रूट्स खाए, आपने स्वीट्स खाए, ये सब आपने खाया। ये सब खाया तो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स में खाते हैं, जबकि हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, उनको एनर्जी बनाने के लिए, जो हमारी सेल्स है उनको एनर्जी बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्मॉल पार्टिकल्स की। तो लार्ज पार्टिकल्स को हमें स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करवाना होता है, और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो हमारे बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहला होता है हमने खाना खाया, दूसरा प्रोसेस होता है उस खाने का ब्रेकडाउन करवाना, वो खाना बड़ा बड़ा है उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, और वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? डाइजेशन।
उसके बाद नेक्स्ट फूड का डाइजेशन हो गया। अब उससे एनर्जी कब मिलेगी? जब आप उन स्मॉल पार्टिकल्स का क्या करवाओगे? एब्जॉर्प्शन करवाओगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा बच्चों? एब्जॉर्प्शन आएगा, है ना। क्या करवाओगे? उस खाने का अवशोषण करवाएंगे। क्या करेंगे? उस खाने को एब्जॉर्ब करेंगी हमारी सेल्स। उसके बाद इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं एसिमिलेशन। दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है बच्चों कि जो भी आपने खाना खाया और उसका डाइजेशन होने के बाद वो आपका जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो खून में घुलकर, वो हमारे ब्लड में घुलकर, और सारा दिन जब सर्कुलेट होता है खून तो अपने साथ उन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को, उन सारे के सारे पोषक तत्वों को कहां पर पहुंचाता है? वो आपकी सेल्स के पास पहुंचाता है। और ऐसी का मतलब होता है यूटिलाइज, या इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। कहने का मतलब हमारी सेल्स के पास उस खाने का पहुंचना। अब क्या होगा? जो कुछ है फूड उसको एब्जॉर्प्शन करवा लिया, बट कुछ है मैम जिसके अंदर आपके टॉक्सिक कंपाउंड बने हैं, और टॉक्सिक कंपाउंड को क्या करना होगा? आपको एक्सक्रीट आउट करवाना होगा, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, उत्सर्जन। तो बेसिकली बच्चों ये हमारे बॉडी में 4 प्रोसेस होती है। पहली बात तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का मतलब है बच्चों कि जो भी हम खाना खाया उस खाने से हमें एनर्जी लेनी है। अब हम खाने में क्या क्या खाते हैं वो आज का हमारा चैप्टर है। अब खाना खाने के बाद होता क्या है? तो सबसे पहला आपने खाना खाया, जो भी न्यूट्रिएंट है उनको लेना इनटेक कहलाता है। फिर उनको इनकी तोड़ फोड़ करवाना है, उनका आपको उनका डाइजेशन करवाना है, पाचन करवाना है। नेक्स्ट देन आपकी सेल्स को उनको एब्जॉर्ब करना है, उनको सक करना है आपकी सेल्स को। और सेल्स को सक करना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे खून में घुलकर हमारी सेल्स के पास आते हैं और सेल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यही एसिमिलेशन कहलाता है। फिर मैम डाइजेशन होने के बाद 2 प्रोसेस होते हैं बच्चों। एक अच्छा खाना थोड़ा बहुत आपकी सेल्स ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी साइड कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स बने हैं, उनको क्या करना है? उनको बाहर निकालना है। उनको क्या करना है? एक्सक्रीट आउट। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? एक्सक्रीशन। तो ये आपके बॉडी में कुछ प्रोसेस होती हैं, बट हमें आज कौन सा प्रोसेस पढ़ना है? इनटेक वाला। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लेते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। हमारा जो चैप्टर है वो आज किस पर डील करने वाले हैं? इनटेक। क्या क्या इनटेक किया, क्या क्या खाया आपने, बस यही आपका आज का चैप्टर है। देखिए आप खाते हैं, जो भी सब्सटेंस लेते हैं वो होते हैं आपके न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट को आप बोलते हैं पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। अगर मैं बात करूं तो आप 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कौन कौन से? तो एक साइड आप लिखोगे बच्चों ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, या आप लिख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खाते हैं आप। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे आप कार्बनिक पदार्थ। एक साइड लिखेंगे कि हम क्या खाते हैं? हम कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक लेते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो? कार्बन हो। दूसरी साइड आप लिखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिखेंगे बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, ये 2 टाइप के आप न्यूट्रिएंट्स लेते हो, चाहे आप वेज खा रहे हो चाहे आप नॉन वेज खा रहे हो। बेसिकली आपके बॉडी में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जा रहे हैं और कुछ क्या जा रहे हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड जा रहे हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक, जिनमें नहीं है वो आपका इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि मैम हम कार्बनिक कौन कौन से खाते हैं। अब मैं अगर एक बात और बता दूं आपको, इन दोनों में से हम जो ज्यादा अमाउंट में खाते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं? आप बताओगे कि हम मैक्रो अमाउंट में, जो मैक्रो मतलब ज्यादा खाने वाले कौन से खाते हैं? हम जो ज्यादा अमाउंट में लेते हैं वो कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो हम बहुत कम अमाउंट में लेते हैं वो कौन से होते हैं? वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक। तो कभी कभी बुक्स में न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए मैम पैरोटिड ग्लैंड कहां पाई जाती है? माउथ में, अपने माउथ में होती है। पैरोटिड ग्लैंड एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, और जो हमारा टंग के नीचे की साइड होता है, जीभ के नीचे की साइड होता है। राइट, चलिए अब बात आती है कि मैम हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से खाते हैं। तो आप लिखोगे सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। कौन सा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। नाम से क्लियर है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। शर्करा, जिसको हिंदी में बोलेंगे शर्करा, या आप चीनी बोल सकते हो। वैसे चीनी तो पूरा बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका, यहां पर हम खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या, प्रोटीन खाते हैं। तीसरे हम लेते हैं बच्चों फैट, जिसको आप बोलते हैं वसा, और चौथे आप लेते हैं विटामिन्स, जिसको आप विटामिन बोलते हैं। ठीक है, ये चार क्या होते हैं मैम, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, साहिना कह रही है, ठीक है, चलिए पढ़ लिया मैंने साइना आपका कमेंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स है वो अब ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, और जो ट्रेस अमाउंट में लेते हैं, जो कम अमाउंट में लेते हैं, वो कौन से होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और कम अमाउंट में आप कौन से लेते हैं, आप बोलोगे कि यहां पर हम लेते हैं मिनरल्स, हम लेते हैं मिनरल्स, खनिज पदार्थ। क्या खाते हैं हम, खनिज पदार्थ। और दूसरा यहां पर इसका एग्जाम्पल वाटर भी होता है, पानी भी होता है। ठीक है, दूसरा इसका वाटर भी होता है और पानी भी होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि माइक्रो अमाउंट्स में हम पानी और मिनरल्स को रखते हैं, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिसके अंदर कार्बन नहीं होता, वो हम मिनरल्स और वाटर खाते हैं। जैसे आपने सुना होगा हम कैल्शियम लेते हैं, है ना, जैसे आपने सुना होगा सेब में आयरन होता है, एप्पल में आयरन होता है ना, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हमें एक एक पढ़ना है, ये पानी तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, आप सब जानते हैं पानी के काम क्या होते हैं, है ना, फिर भी मैं लिखवा दूंगी अगर फंक्शन लिखने हैं तो। अब हमें 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं हमें। ठीक है, ये हमें एक एक करके पढ़ने हैं। चलिए, अब सबसे पहला 1 नंबर लगा के लिखो कार्बोहाइड्रेट। नंबर 1 पे आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। अब आप में से कुछ बच्चों को यही नहीं पता है कि यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चों, है ना। चलो पढ़ तो लोगे, बहुत सारी बुक्स भी हैं आपके पास, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो। लिपिड्स आगे बताएंगे यार राहुल, तुम ना इतना आगे मत चलो, अभी बताएंगे। फैट लिपिड्स एक ही बात होती है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको। देखिए, जो सिंपल लिपिड्स होती है उनको फैट बोला जाता है। देखिए यहां से आपको क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से मॉलिक्यूल से, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। देन आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जैसे आपसे पूछा आप बादाम खा रहे हैं तो आप कौन सी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, अगर आप आलू खा रहे हैं तो आप कौन सी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हैं तो आप कौन सी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। फिर इन कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी में डाइजेशन कहां होता है, लाइक आपसे पूछे कि हमारे बॉडी में जो शुगर्स हैं उनका डाइजेशन कहां होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, नरेश नायक आपका आंसर है इंक्रीज होना, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट कि अगर कार्बोहाइड्रेट एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में। फिर अगर आपने कार्बोहाइड्रेट कम खा ली तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, और अगर ज्यादा खा ली तो क्या हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा ना हमारी डाइट हमेशा कैसे होनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए हमें। तो संतुलित आहार का मतलब क्या है, ये सब अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, चलो नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट, जिसको सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बने हो, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के मिलने से हो, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, उसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बात आती है कि मैम इनके जो एलिमेंट्स हैं वो तो होते हैं, बट ये किस रेशियो में होते हैं, तो इनका रेशियो होना चाहिए 1:2:1। अगर एक एलिमेंट कार्बन का है तो हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए और ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन जस्ट डबल होना चाहिए और ऑक्सीजन उतना ही होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड मैम जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बेसिकली एनर्जी वाले कंपाउंड्स होते हैं। These are energy compound, कहने का मतलब है इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं बच्चों,
ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं। मैं ये लाइन इसलिए लिखवा रही हूं क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स आप ऐसे भी लेते हैं जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल विटामिन, जो आप विटामिन खाते हैं वो उनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, तो मैम फिर हम लेते क्यों हैं? आप तो बोल रही है न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिलती है, तो वो आगे की बात है। बट याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। हम कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं? ताकि हमारे बॉडी में क्या रिलीज हो? एनर्जी रिलीज हो, ऊर्जा मिले। ठीक है, तो ये कौन से कंपाउंड हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और वो क्या है? वो एनर्जी वाले कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट आप लिखोगे दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? इनके अंदर क्या होता है बच्चों? कार्बन होता है। ये कैसे यौगिक है? ये कार्बनिक यौगिक है। ऊपर देखो लिखा है मैंने कार्बन होता है, तो कैसे यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है यहां पर, मैम शुगर क्या है? शुगर कार्बोहाइड्रेट ही होता है। दूसरी लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट को शुगर ही कहा जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम आप कह रही हैं कि इनसे एनर्जी मिलती है, तो कितनी एनर्जी मिलती है? कितनी एनर्जी मिलती है? मैम मेरा सिलेक्शन एएलपी में हो गया है, इसका सारा श्रेय मैं आपको देना चाहता हूं। ये नेवर डब्ल्यू कोई नाम से आ रहा है, वो बोल रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब सारा श्रेय मुझे नहीं, आपकी मेहनत है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपने बहुत मेहनत की होगी और आपने राइट डायरेक्शन में आपने एकदम पढ़ाई की होगी, तो ये आप सारा श्रेय आपको जाता है, मुझे नहीं। चलिए नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि इनसे एनर्जी कितनी मिलती है बच्चों, तो आप याद रखेंगे कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है ना, 1 ग्राम सी का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऐसा कहा जाता है उसमें 4.2 कैलोरीज होती हैं। 4.2 से लेकर 4.3 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कभी कभी 4.3 भी आता है, तो आप लिख सकते हैं कि वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कैलोरीज में, 1-2 कैलोरी चल जाती हैं। तो आप याद रखेंगे कि ऑन एन एवरेज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 टू 4.3 कैलोरीज एनर्जी होती है। अब बात ये आती है नेक्स्ट पॉइंट, जो आपको बड़ा अच्छे से याद रखना है। हमारे बॉडी में जो 70 से 80% एनर्जी होती है बच्चों, ध्यान से सुनना, हमारे बॉडी में जो कुल एनर्जी है, जो कुल ऊर्जा है, उसका ऑलमोस्ट 70 से 80% जो एनर्जी है वो हमें किससे मिलती है? वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यस, हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 70 से 80% एनर्जी है, वो हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि मैम आप बोल रही हैं कि हमें ये खाने चाहिए। अब एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट आपको लेना चाहिए? कि अगर उससे ज्यादा ले लिया तो कुछ हो सकता है डिजीज वगैरह, और कम ले लिया तो भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि पर डे हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप बताएंगे अप्रोक्स 350 से 400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम पर डे। पर डे हमें कितना खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट? आप बताएंगे 350 से 400 ग्राम पर डे हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम खा रहे हैं तो आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात ये आती है कि मैम ये कार्बोहाइड्रेट होती क्या है? आपने खाई, क्या क्या खाया आपने कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल? आपने कोई मिठाई खाई, आपने रसगुल्ला खाया, आपने गुलाब जामुन खाया, आपने कोई फल खाया, फ्रूट खाया, आपने कोई ग्लूकोज पिया, आपने कोई क्या कहते हैं जूस पिया, और आपने कोई राइस खाया, चपाती खाई, रोटी खाई, ये सब क्या होती है? हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, अब बात यह आती है कि मैम ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनका डाइजेशन कहाँ होता है? ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनका डाइजेशन कहाँ होता है, इनका पाचन कहाँ होता है। मैंने कहा था कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? इनटेक, खाना खाया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि मैम इनका डाइजेशन करना होता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता कहां है? मैम अंडे में पाया जाता है क्या? रेहान आप प्लीज करके थोड़ा कम कमेंट करें, आगे मैं अपने आप पढ़ा दूंगी। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ अभी। 1 मिनट में होल्ड कीजिए, थोड़ा सा मुझे वीकनेस से लग रही है, बट मैं एक ग्लूकोज की याद आ गई, एक गिलास ग्लूकोज पी के आती हूँ, वो चक्कर से आ रहा है अभी थोड़ा सा।
हाँ जी, चलिए तो फिर आगे पढ़े। देखिए, तो हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, और अब बात आती है कि हमने कार्बोहाइड्रेट खा तो ली, अब बात ये आती है कि मैम इनका डाइजेशन कहाँ होता है, कौन कौन से ऑर्गन में डाइजेशन होता है इन कार्बोहाइड्रेट्स का। तो आप बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो 2 ऑर्गन्स में होता है, 2 अंगों में होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 पे आता है आपका माउथ, माउथ जिसको आप बोलते हैं मुख, ठीक है, नंबर 1 पे है माउथ। और माउथ में कौन करता है इन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन? तो आप बताएंगे कि हमारे माउथ में होता है सलाइवा, हमारे माउथ में होता है लार, और लार में एक एंजाइम होता है बच्चों, कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। सेम हिंदी में है, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहला क्या सेंटेंस बोला है? मैंने बोला है कि हम जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, मीठी चीज खाते हैं, हमने राइस खाई, हमने चपाती खाई, हमने राइस खाया, हमने चपाती खाया, हमने फ्रूट्स खाए, हमने मिठाई खाई, ये सब क्या होती है? ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहां से हो जाता है? आप बताओगे माउथ में होता है। माउथ में कौन करता है? मैम हमारे माउथ में होता है सलाइवा, सलाइवा में एक एंजाइम होता है, कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। बट ये एंजाइम सिर्फ डाइजेशन स्टार्ट करता है बच्चों, ये पूरा नहीं कर पाता है, ये आधा डाइजेशन कर पाता है, ये पूरा नहीं कर पाता है, ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं करेगा, ये आधा पाचन करेगा। तो याद रखिएगा यहां से तो सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होता है। कहने का मतलब है यहां पर जो डाइजेशन होगा माउथ में वो कितना होगा? पार्शियल। कहने का मतलब आंशिक पाचन होगा। आंशिक का मतलब होता है बच्चों आधा होगा, या इनिशिएशन हो जाएगा डाइजेशन का। देन इनका कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है? तो आप बताएंगे कि इनका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो आपकी में होता है। कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। 2 इंटेस्टाइन होती हैं, एक होता है स्मॉल और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में कौन करता है? तो आप बताएंगे एक दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अमाइलेज एंजाइम। और इसके आगे लिखेंगे कि ये एंजाइम क्या कर देता है, या इस ऑर्गन में क्या हो जाता है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ध्यान से सुनना, कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां होता है? आप बताएंगे कि वो स्टार्ट होता है माउथ से, और माउथ में कौन स्टार्ट करता है? सलाइवा, लार, और लार में कौन सा एंजाइम स्टार्ट करता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम स्टार्ट करता है। बट वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो पार्शियल डाइजेशन करता है। देन कंप्लीट कहां होता है? हमारी जो छोटी आंत है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें कंप्लीट तरीके से हो जाता है। और कौन करता है कंप्लीट तरीके से? आप बताएंगे अमाइलेज नाम का एंजाइम है, और वो कंप्लीट तरीके से डाइजेशन कर देता है। राइट, ये पॉइंट आपको याद हो गया। हाँ, एक बच्चा पूछ रहे कि मैम सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन अमाइलेज भी बोलते हैं क्या? यस, इसका दूसरा नाम होता है बच्चों टाइलिन अमाइलेज। पी से लिखा जाता है, टी से प्रोनाउंस किया जाता है। राइट, चले आगे चले हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका ये आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी यूनिट क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? आप बताएंगे जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनकी इकाई का नाम क्या होता है? इनकी इकाई को बोलते हैं आप सैकेराइड। क्या बोलते हैं आप इनकी इकाई को? सैकेराइड बोलते हैं। सेम नाम हिंदी में है, सैकेराइड। इनकी इकाई को क्या बोलते हैं? सैकेराइड। यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज सैकेराइड। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि सैकेराइड यूनिट के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को बच्चों 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। On the basis of saccharide unit, carbohydrates are divided into 3 groups. इस सैकेराइड इकाई के आधार पर हम जितनी भी शर्कराएं हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आएगी बच्चों मोनोसैकेराइड। कौन सी आएगी? मोनोसैकेराइड। हिंदी में सेम नाम होगा मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, जहां पर एक ही सैकेराइड यूनिट हो।
कहने का मतलब जहां पर एक ही सैकेराइड यूनिट हो, जहां पर कार्बन के मॉलिक्यूल 6 हो और हाइड्रोजन के 12 हो और ऑक्सीजन के 6 हो, वो क्या कहलाते हैं? वो मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। दूसरा आता है यहां पर डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है ओलिगोसैकेराइड। तो आप इसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम क्या होगा बच्चों इसका? ओलिगोसैकेराइड। जहां पर 2 सैकेराइड यूनिट हो वो क्या कहलाता है? वो ओलिगो या डाइसैकेराइड कहलाता है। और जहां पर 2 से ज्यादा सैकेराइड यूनिट हो वो क्या कहलाता है? वो पॉलीसैकेराइड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पॉलीसैकेराइड कहलाता है। मोनो का मतलब होता है एक, डाई या ओलिगो का मतलब होता है 2, 2 से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा? वो पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। हो गया। मैंने बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी जो यूनिट होगी उसको सैकेराइड बोलेंगे, और सैकेराइड के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांट देंगे, मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड। अब बात आती है एक एक करके कि इनमें इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हम मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, और मोनोसैकेराइड में सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम इसका ग्लूकोज। कौन सा एग्जाम्पल पढ़ेंगे बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हिंदी में ग्लूकोज ही कहा जाता है। अब ग्लूकोज से आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने हैं। सबसे पहला आप याद रखेंगे कि जब भी हमें इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है, जब भी हमें इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है, कहने का मतलब होता है तुरंत एनर्जी। मतलब ऐसा, अभी जैसे मुझे थोड़ी सी वीकनेस लगी थी पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं स्टूडियो से बाहर चली गई और मैंने 1 ग्लास पानी के अंदर ग्लूकोज डाला और मैं पी के वापस आ गई। मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए थी तो मैंने क्या पिया बच्चों? मैंने पिया ग्लूकोज। जब भी हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है, इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है, हम क्या खाते हैं? हम मोनोसैकेराइड खाते हैं या हम ग्लूकोज खाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो एथलीट्स होते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट दिया जाता है? आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, बट कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? मोनोसैकेराइड, क्योंकि मोनोसैकेराइड जो होती है बच्चों सबसे इजियर फॉर्म में होती हैं। सबसे जो इजी फॉर्म में होती है कार्बोहाइड्रेट वो मोनोसैकेराइड होती हैं, और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और इजीली आपको क्या दे देती हैं? एनर्जी। तो इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि मैम ये ग्लूकोज के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके स्रोत क्या क्या है, कहां से हमें ग्लूकोज मिलता है? आप बताएंगे कि इसके सोर्सेज होते हैं फ्रूट्स। जब भी आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए आप कोई फ्रूट खा लो, एप्पल खा लो, कीवी खा लो, कुछ भी खा लो। दूसरा, आप जो जूस पीते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो आप जब भी आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए आप ग्लूकोज ले लीजिए। और नेक्स्ट बात आपको ग्लूकोज के बारे में जो याद रखनी है बच्चों, वो ये याद रखनी है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज किस में मिला हुआ होता है? खून में। तो ग्लूकोज को आप कौन सी शुगर बोलते हैं? ग्लूकोज का नाम होता है ब्लड शुगर। ग्लूकोज को कहते हैं रुधिर शर्करा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे ब्लड में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? आप बताएंगे हमारे ब्लड में ब्लड शुगर जिसको बोला जाता है वो कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देती है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ग्लूकोज फलों में होती है, रसों में होती है, जूस में होती है। तीसरा आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। और ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है? एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। राइट। चलिए नेक्स्ट, ग्लूकोज के बाद आपको जो दूसरा पॉइंट याद रखना है वो यहां पर दूसरा एग्जांपल आएगा बच्चों, फ्रक्टोज। कौन सा एग्जांपल आएगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, एफ से फ्रक्टोज, एफ से फ्रूट। तो फ्रक्टोज किस में होती है बच्चों? फ्रूट्स में होती है, फलों में होती है, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है, इसीलिए इसको फलों वाली शर्करा कहा जाता है। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट को फ्रूट कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, आप क्या बताएंगे? कौन सी? फ्रक्टोज होती है। ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि ये फ्रक्टोज किस में होती है? तो ये गन्ने में भी होती है। किस में होती है? ये शुगर केन में होती है, ये गन्ने में होती है। गन्ने से हमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिलती है? फ्रक्टोज। तो इसका एक नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं शुगर केन शुगर। इसको बोलते हैं शुगर केन शुगर या गन्ने से मिलने वाली शर्करा। राइट।
अब इसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है बच्चों। क्या पॉइंट याद रखना है, तो ध्यान से सुनो। ये जो फ्रक्टोज है वो सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट होती है। इट इज नेचुरल स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इट इज नेचुरल स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। यह प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है। आपसे पूछा जाए कि नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनमें सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट कौन सी बताएंगे, तो आप बताएंगे फ्रक्टोज। प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, आप क्या बताएंगे, वो फ्रक्टोज होती है। वो कौन सी होती है, आप बताएंगे कि वो फ्रक्टोज होती है। हाँ, एक बच्चे ने सही कहा कि मैम इसको गन्ने वाली शर्करा भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है इसको गन्ने वाली शर्करा। पूछ रहा है कि मैम फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होगा। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है, क्योंकि दोनों किसके एग्जांपल होते हैं, मोनोसैकेराइड का। तो इनका जो बेसिक फॉर्मूला है वो इसका क्या होगा, C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, चलिए। तो ये दोनों एग्जांपल आपको किस में याद रखनी थी, मोनोसैकेराइड में। दोनों एग्जांपल किसके आएंगे, मोनो। अब लिखेंगे आप ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट लिखेंगे आप ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड। सेम नाम हिंदी में है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड जिसमें दो मोनोसैकेराइड हो। भैया जहां एक सैकेराइड यूनिट थी वो आपने क्या बोला था, ठीक है, वो मोनो थी। जब मोनो मोनो दो जुड़ जाती हैं आपस में तो वो क्या बनाती हैं, वो डाई या ओलिगो बनाती हैं। एक यहां पर कार्बोहाइड्रेट है, एक यहां पर कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं तो आप क्या बोल देंगे, आप दोनों क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे कि वो क्या बन गया है, वो ओलिगोसैकेराइड। अब क्वेश्चन ये आते हैं कि मैम ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो आपने लाइन खींची है, मतलब वो बॉन्ड बनाया, और कौन सा बॉन्ड होता है, आप याद रखेंगे दोनों कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सी लिंकेज या कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आप बताएंगे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक। बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या आप लिखेंगे बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ सैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि एक बच्चा कह रहा है बहुत देर से, अभिषेक कुमार सिंह जिनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि अल्कोहल में भी इंस्टेंट एनर्जी मिलता है क्या मैम, क्यों आपने पी रखी है क्या? चलिए, अब यहां पर आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं बच्चों। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इसका सुक्रोज। सबसे पहला एग्जाम्पल आप याद रखेंगे क्या, सुक्रोज। सुक्रोज को हिंदी में सुक्रोज ही कहा जाएगा। मैंने बोला कि जब दो मोनो जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं, वो डाई बनाती हैं। सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है, डाई का। तो सुक्रोज किससे मिला होगा, दो मोनो कार्बोहाइड्रेट से। अब कौन कौन सी दो मोनो कार्बोहाइड्रेट मिलती हैं कि आपका सुक्रोज बनता है, तो जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ता है तो क्या बनता है बच्चों, सुक्रोज बनता है। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं कि जब एक सुक्रोज टूटता है तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब कोई सुक्रोज टूटता है तो वो किस किस में टूटता है, आप बताएंगे वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि ये सुक्रोज किस किस के अंदर होती है, आप बताओगे जो हम शहद खाते हैं, जो हम हनी खाते हैं, उसके अंदर हम कौन सी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम खाते हैं सुक्रोज। दूसरा आप याद रखेंगे ये होती है जैगरी में, जैगरी होता है बच्चों गुड़, इसको गुड़ वाली कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है।
और नेक्स्ट इसके बाद याद रखेंगे आप कि इसको टेबल शुगर कहा जाता है। हमारे घरों में जो टेबल पर सर्व होने वाली शुगर होती है, जो चीनी होती है, जिसको आप बोलते हैं चीनी, वो किसकी बनी हुई होती है? वो सुक्रोज की बनी होती है। और सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। और फ्रक्टोज किस में होता है? गन्ने में। तो आप जानते हैं गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सुक्रोज जब टूटेगा तो किस में टूटेगा? आप बताएंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटेगा। दूसरा आपसे पूछा जाए हनी में कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? आप क्या बताएंगे? सुक्रोज। जैगरी में कौन सी होती है? जैगरी का मतलब होता है गुड़, वाई लगेगा यहां पर, गुड़। गुड़ में कौन सी होती है? तो भी आप बताएंगे कौन सी? सुक्रोज होती है। प्योर मिल्क मीठा होता है, बिल्कुल मीठा होता है। एक बच्चा पूछ रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं C12H22NO11 होता है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है डाइसैकेराइड्स वाले का। ठीक है, चलिए मैम गुड़ बेसिक होता है क्या? गुड़ बेसिक का मतलब मैं समझी नहीं, यहां पर क्या बोल रहे हैं आप? चलिएगा नेक्स्ट यहां पर बात आती है दूसरा एग्जाम्पल की कि ओलिगोसैकेराइड का दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप बताएंगे सुक्रोज के बाद जो दूसरा एग्जाम्पल आता है वो आता है बच्चों लैक्टोज। कौन सा आता है? लैक्टोज। और लैक्टोज किस में होता है? आप बताओगे ये दूध में होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको मिल्क शुगर कहा जाता है, दूध वाली शर्करा कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार घूमता है कि दूध का जो मीठापन होता है वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है? आप बताएंगे कि दूध का मीठापन कौन सी कार्बोहाइड्रेट? लैक्टोज की वजह से होता है। मैम शुगर हड्डी से भी बनता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैम हनी नेचुरल होता है क्या? यस, हनी नेचुरल है। चलो, तो लैक्टोज किस में होता है बच्चों? दूध में होता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि लैक्टोज कौन कौन बनाता है? आप बताएंगे कि जो लैक्टोज होता है वो एक ग्लूकोज, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, मैं भी आपको एक पॉइंट और बताऊंगी। जब एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलते हैं तब एक लैक्टोज बनता है। अब मैं गैलेक्टोज क्या होता है ये मैंने छोड़ दिया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया नहीं। जब भी लैक्टोज टूटता है तो एक गैलेक्टोज बनता है। और याद रखिएगा गैलेक्टोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है? एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गैलेक्टोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड। ये कब बनता है? आप क्या बताएंगे? ये कब बनता है? जब लैक्टोज टूटता है। जब हमारे बॉडी में लैक्टोज जो आप खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वो जब टूटेगा तो किस किस में टूटेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज भी क्या है? एक मोनो। गैलेक्टोज भी क्या है? एक मोनो। तो गैलेक्टोज किसका एग्जांपल हो गया? मोनोसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड में कितने आपके हो गए पॉइंट? एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज। ठीक है, चलो मैम टेबल शुगर कौन सा है? सुक्रोज है टेबल शुगर, शीतल राजपूत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है बच्चों। इसके अलावा तीसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है माल्टोज। अच्छा, ये पॉइंट आप अपने आप लिखिए ना अपनी कॉपी में कि गैलेक्टोज किसके ब्रेकडाउन से बनता है? लैक्टोज के ब्रेकडाउन से। नेक्स्ट आता है यहाँ पर माल्टोज। और माल्टोज किस में होता है? आप बताएंगे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें मेनली माल्टोज होता है। या इस माल्टोज को आप माल्ट शुगर भी बोलते हैं, इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं, बीज वाली शर्करा। या आप इसको एक दूसरी लैंग्वेज में इसका एक नाम और भी दे सकते हैं, इसको आलमंड शुगर भी बोला जाता है। बादाम में कौन सी शुगर होती है? आप क्या बताएंगे? माल्टोज होती है। इसको बादाम वाली शर्करा भी कहा जाता है। बादाम में कौन सी शुगर है? माल्टोज है। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट देता है? माल्टोज। इसमें लिख सकते हैं आप कि सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इस माल्टोज के पास, सबसे ज्यादा एनर्जी। और सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन के लिए, हमारे दिमाग के लिए सबसे अच्छी कौन सी होती है? माल्टोज ही होती है। माल्टोज ही होती है हमारे दिमाग के लिए सबसे अच्छी। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे कि जो माल्टोज होती है वो कब बनती है? जब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? एक माल्टोज बनता है। तो क्या मैं ये बात कह सकती हूं कि जब माल्टोज टूटता है तो एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलते हैं? यस मैम, दोनों बात सही है।
ठीक है, दोनों बात सही है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब माल्टोज टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज, जब लैक्टोज टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज लैक्टोज, और जब सुक्रोज टूटेगा तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनेगा। ये तीनों एग्जाम्पल किसके थे, ओलिगोसैकेराइड के, और ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज किसके एग्जाम्पल थे, मोनोसैकेराइड के। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, एक बच्चे ने पूछा है कि मैम गैलेक्टोज किसमें मिलता है। गैलेक्टोज बच्चों फ्रूट्स में होता है, फ्रूट्स में। ये आपका ओलिगोसैकेराइड। अब आता है मैम पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या होंगे, जब मैम बहुत सारी मोनो और डाई आपस में जुड़ जाती है तो वो किसका निर्माण करती है, वो पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं ये। ऑब्वियस ही बात है, जब बहुत सारे आपस में जुड़ेंगे तो ये किस फॉर्म में होंगे, ये कॉम्प्लेक्स, ये जटिल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए एक बच्चा पूछ रहे मैम माल्टोज का फॉर्मूला क्या है। अभी तो बताया था मैंने कि जो डाइसैकेराइड वाले होते हैं उनका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तुम लोगों को सुनता कम है क्या, C12H22O11, ये क्या है, डाइसैकेराइड का बेसिक फॉर्मूला है। तो यही आपका माल्टोज का होगा, यही आपका लैक्टोज का होगा, और यही आपका किसका होगा, यही आपका होगा बच्चों सुक्रोज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम पॉलीसैकेराइड पे। पॉलीसैकेराइड का पहला एग्जांपल होता है बच्चों स्टार्च। सबसे पहला एग्जांपल क्या होता है, स्टार्च। जो इजीली डाइजेस्ट होते हैं वो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, स्टार्च। सबसे पहली बात है स्टार्च होता किसमें है, एक आप जब मक्का खाते हैं उसमें स्टार्च खाते हैं, आप जब पोटैटोज खाते हैं, आलू खाते हैं, उसमें भी क्या खाते हैं, आप स्टार्च खाते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि आप जो चावल खाते हैं उसमें भी क्या खाते हैं, उसमें भी आप स्टार्च खाते हैं। तो चावल हो गया, मक्का हो गया, आलू, तो आप क्या खा रहे हैं, आप स्टार्च खा रहे हैं। अब बात यह आती है स्टार्च से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं कि जब आप कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल समझ रहे हैं आप जब कभी बीमार होते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर आपको कैप्सूल्स देते हैं। डॉक्टर आप जब बीमार होते थे कैप्सूल देते हैं ना, तो कैप्सूल के बाहर जो मेम्ब्रेन सी बनी हुई होती है ना, वो किसकी बनी हुई होती है, वो स्टार्च की बनी हुई होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो कैप्सूल जो मेडिसिन बनाने में ये काम आता है, ये मेडिसिन बनाने में आता है। और मेडिसिन में क्या, तो जो कैप्सूल की झिल्ली होती है, जो कैप्सूल की मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनती है बच्चों, वो स्टार्च की बनती है, वो स्टार्च की बनती है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है हमारे बॉडी में। आप बताओगे हमारे बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हो जाता है, हमारे माउथ में हो जाता है। कहाँ, हमारे मुंह में हो जाता है। और कौन करता है, आप याद रखेंगे सलाइवरी अमाइलेज करता है। कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो हमारे सलाइवा में होता है, जो इसका डाइजेशन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखेंगे आप इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आता है सेल्यूलोज। दूसरा एग्जाम्पल आता है सेल्यूलोज। स्टार्च के बाद याद रखेंगे आप सेल्यूलोज। यार आज ना मुझे वीकनेस से लग रही है, अब मेरे से ना इतनी क्लास ली जाएगी, बड़ा अजीब सा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी चक्कर आ जाएगा, अभी गिर जाऊंगी मैं। आप इतना ही, मैं आगे कल क्लास कंटिन्यू करूंगा, ये मुझे बहुत वीकनेस सी लग रही है। मैम टार्ट्रिक एसिड के साथ साइट्रिक एसिड भी होता, क्या आपने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी है शुभम, बस अभी मेरे से इतना ही पढ़ा जाएगा, एकदम वीकनेस से लग रही है, ऐसा लग रहा है चक्कर आके गिर जाऊंगी मैं। तो बाकी का मैं यहाँ से कल कंटिन्यू करूंगी, कल थोड़ी ज्यादा क्लास एक्सटेंड कर लूंगी। ठीक है, तो आप इतना पढ़िए एक बार आज के लिए, बहुत है इतना, बहुत एकदम वीकनेस से लग रही है, ऐसा लग रहा है बीपी लो हो गया हो मेरा, पता नहीं, एक तो मौसम अजीब सा हो रखा है यहाँ पे। बीसन कुमार मैं उसमें आइज करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो आई एम सॉरी, मतलब मैं आज 1 घंटे पहले छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है।